of AgCl salt is more in ammonia solution, is more in ammonia solution than water, than water. ठीक, इसका रीजन हमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है। ये तो फैक्ट है कि वाटर के कंपेयर में अमोनिया में AgCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अब इसका रीजन हम देख रहे हैं कि अगर मैं AgCl को वाटर में डिसोल्व करूं, इट विल गिव Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयंस, एक्वस एक्वस, है ना। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई सॉल्ट आयन दे रहा है, ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से इन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जो कि हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्लास में हमने एक इफेक्ट देखा था कि अगर इनमें से कोई आयन बफर के H+ से रिएक्ट करके खत्म होने लग जाए तो रिएक्शन इधर जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम चीज हम यहां कर रहे हैं कि जैसे ही सॉल्ट में अमोनिया मिलाया जाता है, देन अमोनिया हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स Ag+ and it can form a complex AgNH3 whole twice plus। तो आप ये समझ लीजिए कि अमोनिया मोलिक्यूल Ag+ को बाइंड करने लग जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ डिक्रीजेस, ठीक है, यानी कि ये वाली कॉन्सेंट्रेशन जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करने की वजह से कम होती जाएगी। और अगर प्रोडक्ट आप कम करते जाओगे तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। किसके कंपैरिजन में, प्योर वाटर के कंपैरिजन। अगर मैं प्योर वाटर में डाल के इसको देखूं तो वहां सॉल्युबिलिटी जो होगी उससे ज्यादा किसमें होगी, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया किसको खत्म करता जा रहा है, Ag+ को, और Ag+ को खत्म करेगा तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड। तो कोई भी ऐसा रीजन जिससे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हो उससे सॉल्युबिलिटी कम होगी, और किसी भी तरीके से इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाऊं तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बेस पर हम यहां पे एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.5 मोलर AgNO3, 0.1 molar NaCl, pure water and 0.1 molar ammonia solution, 0.1 molar ammonia solution are S1, S2, S3 and S4 respectively. Find order. अब आपको ये बताना है, चार सॉल्युबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, किस किस में, AgNO3 में, NaCl में, प्योर वाटर में और अमोनिया। ये बताना है कि इनमें से मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किस में होगी, बोलो। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी S4। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, अमोनिया में घोलोगे आप तो प्रोडक्ट आयन कम होंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। S4 के बाद कौन सा आएगा, S3। और ये दोनों प्योर वाटर से कम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन यहां मिला रहे हैं इनको तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अब कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इन दोनों में आपस में डिसाइड करने के लिए हमें एक तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर सिंपल डेटा है और सिंपल सॉल्ट है, इसलिए मैं देखकर बता सकता हूं कि इनमें कम सॉल्युबिलिटी कहां होगी, जहां ज्यादा कॉमन आयन मिलाया गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं AgNO3 को देखूं तो ये कॉमन आयन Ag+ कितना मिला रहा है, 0.5, और NaCl को देखूं तो Cl- कितना मिला रहा है, 0। तो यहां कॉमन आयन ज्यादा मिला रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी यहां ज्यादा डिक्रीज होने वाली, समझ गए बात? यानी कि इन दोनों में अगर आपस में डिसाइड करना हो तो जहां से ज्यादा कॉमन आयन मिल रहा हो वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑर्डर होगा S1 < S2 < S3।
ठीक है, तो ये समरी है यहाँ पे इसका कि कोई भी चीज जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट को कम करेगी वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगी, और जो कॉमन आयन होगा वो सॉल्युबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है कि सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया इज मोर इन अमोनिया देन द प्योर वाटर। तो मैंने एग्जांपल लिया कि KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 10 to the power -10। मुझसे पूछा है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, प्योर वाटर। बताइए प्योर वाटर में क्या सॉल्युबिलिटी होगी, यह मैं बताऊंगा। सीधा बता सकते हैं, अगर प्योर वाटर में हम सॉल्युबिलिटी देखें तो KSP इज इक्वल टू सिंपल टाइप का सॉल्ट है S² हो जाएगा, इसको S1 कर देता हूं, तो S1 कितना आ जाएगा 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब जो अगला पार्ट है वो मैं पूछना चाह रहा हूं कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक, और हमें साथ में दे दिया कि K फॉर्मेशन, या इसी को KF भी लिख सकता हूं मैं, इज फॉर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू 10 to the power 6। ये वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, मैं गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो हमें अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो ये श्योर है कि ये अमोनिया में जो आंसर आएगा वो इससे तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। ये तो प्योर वाटर में है और इससे ज्यादा आना चाहिए। अभी देख रहा हूं कि अमोनिया में सॉल्युबिलिटी कैसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूं कि न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है, न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज इक्वल टू, हमने मान ली S2 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में अगर मैं घोलूं तो कितने मोल घुल जाने चाहिए AgCl के S2। अगर S2 मोल घुल गए हैं तो ये 2 पार्ट में टूटेंगे, Ag प्लस इज इक्वल टू S2 और Cl माइनस इज इक्वल टू S2। ठीक, अब ये बताइए क्या ये दोनों आयन ऐसे ही पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में? नहीं, इनका कुछ पार्ट जो है सम Ag प्लस reacts with ammonia to form complex, सही। तो मैं क्या कर रहा हूं, Ag प्लस के 2 पार्ट कर रहा हूं। Ag प्लस टोटल तो मुझे मिला S2। अब मैंने 2 पार्ट किए Ag प्लस के, एक तो Ag प्लस वो जो रिमेनिंग है सॉल्यूशन में, और एक Ag प्लस वो है जो रिएक्ट कर चुका है, रिएक्टेड। 2 ही पार्ट होंगे, टोटल के 2 पार्ट किए, एक तो वो जो बचा हुआ है सॉल्यूशन में और एक वो जो खत्म हो चुका है। तो खत्म किसमें हो चुका है? खत्म होने के लिए इसको क्या चाहिए था? अमोनिया, और अमोनिया इन दोनों ने मिलकर बना दिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर ये एक आयन खत्म होगा तो ये साथ में 2 खत्म होंगे और ये साथ में कितना बनेगा? 1। यानी स्टोइकोमेट्री के हिसाब से ये 1 से 1 ही बनने वाला है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें ये जो रिएक्टेड वाली कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मैं यहां से कह सकता हूं ना कि Ag प्लस जो रिएक्ट किया हुआ है, Ag प्लस रिएक्टेड, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस फॉर्म्ड, ये कह सकते हैं। तो मैं इस चीज को रिप्लेस कर रहा हूं और यहां लेके आ रहा हूं। अगर मान लो हमने रिप्लेस कर दिया इसे, ठीक, तो आगे इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? Ag प्लस टोटल S2 इज इक्वल टू Ag प्लस रिमेनिंग प्लस यहां कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस फॉर्म्ड। अब कंफ्यूजन ये है अपने पास कि 2 वेरिएबल हो गए,
अब इन दोनों में से किसी एक को हटाना है हमें। तो अब हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि Ag++2 अमोनिया से हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कांस्टेंट आता है K फॉर्मेशन, और जब तोड़ते हैं तो कांस्टेंट आता है K डिसोसिएशन। ठीक है, तो अभी हमें K फॉर्मेशन दिया इसलिए मैंने बनाते हुए लिखा है। ठीक है, और इसका K हमें कितना दिया हुआ है 10⁶। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं किसकी टर्म में, K इज इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन नीचे आएगा Ag प्लस इंटू अमोनिया का होल स्क्वायर, और ये रेशो कितना है 10⁶। अब इनमें हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे दी 0.1। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यह आ जाएगा Ag प्लस इंटू 10⁴। सही है। फायदा क्या हुआ हमें कि जो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस है ये चीज किसकी टर्म में आ चुकी है, Ag प्लस की टर्म। इसको हम उठा के यहां रख दें। ठीक, तो दो वेरिएबल हट गए। अब डाउट ये है कि यहां Ag प्लस कौन सा है, ये Ag प्लस है जो बचा हुआ है सॉल्यूशन में, क्योंकि जो खत्म हो गया है उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो चुका है, वो किसके अंदर चेंज हो चुका है, जो खत्म हुआ था वो किस में आ चुका है, AgNH। ठीक, तो वो तो सॉल्यूशन में है ही नहीं भाई। सॉल्यूशन के दो पार्ट, एक तो बचा हुआ एक खत्म हुआ, जो खत्म हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है ये अगेन इक्विलिब्रियम में जब रहेगा इसके साथ, तो ये Ag प्लस कौन सा होगा, सॉल्यूशन वाला। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसे सॉल्यूशन वाला रिमेनिंग। अगर मैं इसको वहां पुट कर दूं तो S2 इज इक्वल टू Ag प्लस रिमेनिंग प्लस यहां आएगा 10⁴ Ag प्लस। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो 10⁴ प्लस 1 उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो मैं इसे नेगलेक्ट कर दूं, है ना भाई। ये क्या आएगा 10,000 प्लस 1 यानी कि 10,001। नेगलेक्ट करके मैं यहां से Ag प्लस रिमेनिंग कितना लिख सकता हूं, S2 अपॉन 10⁴। अब ये लिखने के बाद मैं दोबारा यूज कर रहा हूं कि AgCl टूटकर हमें दे रहा है Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका केस भी क्या होगा 10⁻⁻10 बराबर Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब ये Ag प्लस कौन से वाला है, जो रिमेनिंग है सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पे इसके साथ। इसको उठा के मैं यहां रखूं, Cl माइनस ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, जब टूटा तो Cl माइनस मिला था मुझे S2। तो Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा कैसा ही लूंगा मैं, यानी कि कितना हो जाएगा S2, और ये Ag प्लस कितना हो गया S2 अपॉन 10⁴। सॉल्व करेंगे तो S2 का स्क्वायर बराबर 10⁻⁻6, तो S2 आ गया 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। सही है। अब इस चीज को हम जो है यहां से कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाली थी तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी आई थी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, और अमोनिया में सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं तो फाइनली सॉल्व करके अपने पास आ रहा है वैल्यू 10⁻⁻3। बढ़ गया, और बढ़ने की वजह समझ में आ गई आप, है ना। बढ़ने की वजह क्या है कि इसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये चीज कम होगी रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक, चलो कोई डाउट हो। ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट्स 0.1 मोल Ag प्लस एंड 0.1 मोल Cl माइनस, और मुझे दे दिया कि KSP 4 AgCl 10⁻⁻10। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, बोलो। AgCl का प्रेसिपिटेशन हो सकता है नहीं हो सकता, सोच के जवाब दीजिए। बोलो। प्रेसिपिटेशन होगा,
भाई देखो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा वो इस पे डिपेंड थोड़ा करता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पर। तो Q फॉर AgCl हम निकाल चुके हैं। Q फॉर AgCl वैसे ही लिखेंगे जैसे KSP लिखते हैं, Ag प्लस इंटू Cl। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर। 10 की पावर -2 सिंस इट इज मोर देन KSP, यानी हम ये कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल टेक प्लेस। तो प्रिंसिपल यही है, प्रेसिपिटेशन का प्रिंसिपल यही है कि अगर आयन का जो प्रोडक्ट है वो अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा। अगर यहां में लेता 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो ये इतने कम होते हैं कि प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ठीक। तो अब इस केस में यहां पे जो है प्रेसिपिटेशन होगा। अब प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए इसका दूसरा पार्ट है, यहां पे ए पार्ट तो हो गया कि विल AgCl प्रेसिपिटेट, विल AgCl प्रेसिपिटेट। तो जब भी किसी के लिए पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, तो हमारा पहला काम यह है Q निकालना, और Q को कंपेयर करेंगे KSP से, है ना। ज्यादा आता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, कम आएगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब दूसरा केस मैंने लिया, कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया एडेड टू स्टॉप प्रेसिपिटेशन, to stop precipitation of AgCl। अब ये बिल्कुल वैसा ही पार्ट है एकदम, ठीक है ना, लेकिन अलग तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को लिखा है। ये पूछना चाह रहा है कि AgCl में जब ये कॉन्सेंट्रेशन ली है तो प्रेसिपिटेशन होना ही होना है, क्योंकि Q ग्रेटर देन क्या है, KSP। लेकिन ये चाह रहा है कि हम उसमें अमोनिया मिला दें कि प्रेसिपिटेशन ना हो AgCl का। तो ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जो अपने पास Q है हम उस Q की वैल्यू घटाते घटाते किससे कम कर दें, KSP से, ठीक ना। अब आप ये सोचो कि मुझे Q कम करना है, अच्छा Q बराबर KSP हो जाएगा, ठीक है, तब भी हो जाएगा, मतलब Q बराबर KSP में भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता, प्रेसिपिटेशन सिर्फ तभी होता है जब Q ग्रेटर देन KSP। तो मैं क्या करूंगा, इस Q को कम करता जाऊंगा, कम करते करते जैसे ही मैं KSP पहुंचूंगा प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, ठीक ना। अब ये मैं कैसे पहुंचूंगा कि Ag प्लस और Cl माइनस में किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे कम करनी, तो मैं कोई भी चीज ऐसी मिला दूं जो इनमें से किसी एक के साथ रिएक्ट करे और उसको खत्म करे। तो हमने क्या ऐड किया है, अमोनिया। अमोनिया जब ऐड किया जाएगा तो किसको खत्म करेगा, दोनों में से Ag प्लस को। और कैसे खत्म करेगा कि Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स। समझ गए बात हो। तो मेरा पर्पज ये है कि Ag प्लस को कम किया जाए। अब Ag प्लस को कम करने के लिए हम क्या मिला रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया अगर मान लो मैंने सपोज करो बराबर KSP करके अमोनिया का मोल निकाली X, तो मैं उससे ज्यादा मिलाऊंगा तभी तो रुक जाएगा प्रेसिपिटेशन। इसलिए मैंने टर्म कौन सी लिखी है, मिनिमम मोल्स। मान लो 10 मोल आंसर आता है, 10 मोल पे प्रेसिपिटेशन रुक गया। अगर मैं 10 के बजाय 20 डाल दूंगा तभी तो रुक जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होंगे, 10 के नीचे वाले सारे आंसर होंगे, 10 से ज्यादा वाले सारे आंसर होंगे। 10 मोल पे रुक रहा है तो 12 भी आंसर होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा। लेकिन उन सब में अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द मिनिमम मोल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम। अगर ये वर्ड ना लिखता तो फिर ये यहां पे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता था। मल्टीपल कैसे बनता कि मैं यहां पे अमोनिया के मोल निकाल लेता मिनिमम, ठीक है, मान लो 10 आते, ठीक है। अब ऑप्शन 4 होते हैं 9, 10, 11, 12, तो आंसर मल्टीपल में कौन से हो जाते, 10, 11, 12। समझिए बात, यानी कि एक्स अमाउंट खत्म कर पा रहा है
तो उससे बड़ा वाला अमाउंट तो हमेशा खत्म करेगा ही ना, बोलो। और अगर वो मिनिमम मोल्स बोल दे रहा है तब तो एक ही आंसर होगा। तो अब मुझे मिनिमम मोल्स ऑफ अमोनिया निकालना है, और क्वेश्चन में वही दे दिया कि के फॉर्मेशन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू 10 to the power 6। ये कॉम्प्लेक्स दिया है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 10 to the power 6। बाहर लगा दूं इसे प्लस को मैं, ठीक। तो ये सॉल्व करना कैसे, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि as soon as ammonia is added, it reacts with Ag plus to form complex, ठीक। So concentration of Ag plus decreases, और Ag प्लस डिक्रीज करेगा तो Q डिक्रीजेस। इफ Q इज इक्वल टू KSP, Q इज लेस देन इक्वल टू KSP, बराबर या उससे कम, हमें कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन स्टॉप्स, प्रेसिपिटेशन स्टॉप्स। ये बात समझ में आ गई है। जैसे मैं अमोनिया को डालूंगा, अमोनिया Ag प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, Ag प्लस कम होगा तो इसका मतलब Q कम होगा, ठीक है। और Q कम हो रहा है, और जैसे ही लेस देन इक्वल टू KSP हो जाएगा प्रेसिपिटेशन स्टॉप्स। तो मैं एक मिनिमम बाउंड्री लिमिट पे कंडीशन ले रहा हूं Q इज इक्वल टू KSP। तो Q Ag प्लस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 की पावर -10। अब आप ये देखो कि हम चेंज किसको कर रहे हैं, Ag प्लस को। Cl माइनस तो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है ना सॉल्यूशन में, कितना पड़ा हुआ है, 0.1। इसका मतलब Ag प्लस शुड बी 10 to the power -9, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर Ag प्लस यहां से ये मैं बोलूं कि प्रेसिपिटेशन रुकने के लिए ये बोलूं कि Ag प्लस सॉल्यूशन में, मतलब इस टर्म को समझ लेते हैं पहले, मैक्सिमम, ठीक है। Ag प्लस 10 की पावर -9 से बड़ा हुआ अगर, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इसके बराबर या इससे छोटा हुआ तो प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, ठीक ना। तो Ag प्लस सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 की पावर, ठीक, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें Ag प्लस को मुझे रिड्यूस करके कहां तक लाना है, यानी Ag प्लस मेरे पास T इज इक्वल टू 0 पे कितना था, Ag प्लस 0.1, एंड इट शुड बी रिड्यूस टू 10 to the power -9, ठीक है। Ag प्लस शुड बी रिड्यूस टू 10 to the power -9। अगर किसी तरीके से हम इतना कम नहीं कर पाए तब तो प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ 10 की पावर -8 लिख दूं, 10 की पावर -8 इंटू 0.1, 10 की पावर -9 होगा, वो अभी भी KSP से बड़ा होगा 10 की पावर -9। तो मुझे ये कम से कम कितना करना चाहिए, मतलब कहां तक रिड्यूस करना चाहिए, 10 की पावर -9। अब 10 की पावर -9 तक हमने रिड्यूस किया इसे, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उसके लिए। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे कि सपोज अमोनिया एडेड इज X मोल, और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमोनिया कितनी ऐड कर रहे हैं, यही पूछा है ना। अमोनिया मिनिमम मोल्स ऑफ अमोनिया एडेड पूछा है हमसे, कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ अमोनिया एडेड। तो मैंने मान लिया कि X मोल हमने डाल दिया, ठीक। अब X मोल हमने डाल दिया तो मैं रिएक्शन लिखूं कि Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इसके लिए K की वैल्यू है 10 की पावर 6, सही है। T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसे लिया था 0.1 और इसे मिलाया X। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इसको रिड्यूस करके कितना हो जाना चाहिए, 10 की पावर -9। अब आप ये देखो 0.1 से घटाकर 10 की पावर -9 कर दिया, तो मैं कह सकता हूं ना ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है। बोलो, कंक्लूजन ये निकला कि ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड,
इसका मतलब खत्म कितना हुआ है, लगभग 0.1 खत्म हो गया। स्टोइकोमेट्री देखिए 1 to 1 की, इसका मतलब x से कितना अमाउंट खत्म होने वाला है, 0.2, बचेगा कितना, x माइनस 0.2। ये स्टेप समझ लो। अगर ये 1 खत्म होगा तो साथ में कितना खत्म होना है, हमेशा 2, तो ये खत्म 0.1 हो रहा है लगभग, तो ये भी लगभग कितना खत्म होगा, बचेगा x माइनस 1। ये 0 था शुरू में, तो ये बनकर कितना हो जाएगा, 1 से 1 बनता है, तो 0.1 से लगभग 0.1 ही बन जाएगा। अब मैं इस सारे डेटा को कहाँ रख रहा हूँ, k में। 10 की पावर 6 बराबर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन, यहाँ आएगा Ag प्लस और अमोनिया का होल स्क्वायर। मैं इसकी जगह रख दूं दिस इज इक्वल टू 0.1 अपॉन, नीचे क्या आएगा, Ag प्लस तो बचा हुआ 10 की पावर -9, ये है x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो बताइए x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 0.1 अपॉन 10 की पावर -9, 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू -3, 10 की पावर -2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूं, ठीक है ना, तो आई प्लस में आएगा शायद, है ना, प्लस। तो x माइनस 0.2 रूट करूं तो 10 आ गया, तो आंसर x कितना आ गया, 10.2, ये आंसर हो गया। मतलब अमोनिया अगर मैं मिनिमम इतना डालूंगा तो प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। अगर मैं इससे ज्यादा कर दूं आंसर, मैं अगर आंसर 3 दूं, 10.2, 11.2, 12.2, तो वो भी आंसर हो जाएंगे ना। लेकिन कब आंसर होंगे, जब मैं यहां से कौन सा वर्ड हटा दूं, है ना। तो इसके इतना कम से कम हमें डालना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए। प्रिंसिपल समझ गए हैं। मतलब क्वेश्चन को उस, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये इसलिए नहीं कराए जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हम समझ जाए। समझिए बात, जो चीज हमने बोली है कि AgCl की सोलिबिलिटी अमोनिया में ज्यादा है वाटर से, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकली। तो अब तो जैसे ऑब्जेक्टिव में है तो ऐसे आने की संभावना बहुत कम है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका एक पार्ट पूछा जा सकता है, या फिर कंसेप्चुअली पूछ लिया जाए, ठीक है ना। नोट कीजिए, ये है कि आयन प्लस PPT मिलाने के बाद कोई नया PPT बन रहा है, साथ में आयन बन रहा है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे पास जो है सोल्यूबल सॉल्ट है प्लस इनसोल्यूबल सॉल्ट है, उससे इनसोल्यूबल सॉल्ट प्लस सोल्यूबल सॉल्ट बन रहा है। यानी सोल्यूबल सॉल्ट और इनसोल्यूबल सॉल्ट की रिएक्शन से हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट और सोल्यूबल सॉल्ट मिल रहा है। अब एग्जांपल समझेंगे उसको। 2 मोलर सोडियम कार्बोनेट इज बॉइल्ड इन अ क्लोज कंटेनर with excess of calcium fluoride. Very little amount of calcium carbonate NaF are formed. तो रिएक्शन तो यहीं से पता लग गई, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट NaF, ये वाली चीज। ठीक, आगे बोला है इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज X, ठीक है, एंड मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज Y, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस इन द सॉल्यूशन। अब इन चारों सॉल्ट में हमें कंफ्यूजन है कि कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जिस सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी की बात करेगा वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि उनके आगे क्या लगा दिया मैंने, S का मतलब सॉलिड स्टेट। तो सॉल्ट 2 तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। सॉल्युबल के साथ हम क्या लगाते हैं, एक्वस, और इनसॉल्युबल के साथ क्या लगाते हैं, सॉल्ट। ठीक, तो जो प्रेसिपिटेट होता है उसके साथ सॉलिड आता है। तो पहला तो काम है आइडेंटिफाई करना कि सॉल्ट कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि Na2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन है शुरू में T = 0 पर 2 मोलर, और CaF2 हमने लिया है एक्सिस अमाउंट में। ठीक, अब इन दोनों की जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी कि Na2CO3 प्लस CaF2 फॉर्म्स CaCO3 प्लस यहां क्या बनेगा 2NF। ठीक, अब ये एक्वस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये एक्वस।
T इज इक्वल टू 0 पे मुझे दे दिया कि ये 2 मोलर है, ये दे दिया एक्सिस में मिलाया अपन ने, ठीक है, और ये दोनों के बारे में क्या लिखूं, 0 0। अब अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो 2 में से मैं y अमाउंट खत्म करवा देता हूं। ये तो एक्सिस है, इसको ऐसा कैसा रहने दूं, ये कितना बन जाएगा y, ठीक है ना, और इसके बाद जो है यहां पर ये कितना बन जाएगा 2। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ CaCO3 एंड NaF आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये जो अमाउंट है, ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि दीज आर नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस y में y जो है नेग्लिजिबल है, y इज क्लोज टू 0। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लगभग 2 मोलर ही लिख सकता हूं ना। अब आप ये सोचो कि सोडियम कार्बोनेट जो है पानी में घुल के कौन से आयन दे रहा होगा, कार्बोनेट आयन, जो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी 2, और जो CF2 पड़ा हुआ है ये हमें क्या दे रहा होगा, F माइनस दे रहा होगा। एक्सिस में हमने डिसोल्व करवाया, ठीक है, ये भी देंगे कार्बोनेट और F माइनस, लेकिन इनको तो हमने क्या मान लिया है, अगर इस सॉल्ट से अपन माने तो इससे भी कार्बोनेट होंगे, लेकिन ये क्लोज टू क्या मान लिया मैंने, और इससे भी मेरे पास F माइनस होंगे, जो कि मैंने क्लोज टू क्या मान लिया जी। अब इसका यूज मैं कहां करूंगा, अब ये सारे आयन और सारे सॉल्ट इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए हैं, इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए हैं, तो मैं इन्हीं के लिए KSP की बात कर सकता हूं, दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं KSP फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, यह मैं क्वेश्चन में गिवन है X। तो KSP में क्या लिखूं, Ca+2 इंटू कार्बोनेट CO3-2, सही है। और उसके बाद CF2 के लिए आपको सोलिबिलिटी दे दी है इज इक्वल टू y, तो इसका KSP क्या हो जाएगा 4y3। 4y3 कैसे कर लिया, क्योंकि सॉल्ट किस टाइप का है, AB2 टाइप का। अब इसकी सोलिबिलिटी 4y3 है, तो मैं इसे जैसे लिख सकता हूँ Ca+2 इंटू F माइनस का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4y3 अपॉन x बराबर F माइनस का होल स्क्वायर, Ca+2 कट जाएगा यहां से, और यहां क्या आ जाएगा, कार्बोनेट CO3-2। कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कार्बोनेट 2 जगह से आ रहा है, इसको तो नेग्लिजिबल मान लिया, तो इसको तो भूल ही जाए अपन। ये लगभग कितना बचा हुआ है 2 मोलर, और इससे कार्बोनेट कितना मिला 2 मोलर। तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो F माइनस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y3 अपॉन x। तो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 8y3 अपॉन x का अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन है इसका। अब अगर मैं वैल्यू लिखा दूं x और y की, तो ये सोल्व किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, को कर रहे हैं अपन, इसमें डाउट हो कर y चूंकि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं इसको y1 कर दूं, ठीक है ना, ताकि ये जो है हमारे पास जो है नेग्लिजिबल होके y1। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या लिख चुके हैं, ठीक है। तो y1 नेग्लिजिबल मान के हट गया, और ये क्वेश्चन आगे इसी तरीके से करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज गिवन। इसका मतलब ये सॉल्ट कौन सा होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि KSP दिया हुआ है इसका। ए सॉल्यूशन ऑफ K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सलेट containing 0.15 मोल इन 500 ml वाटर इज शेकन विद Ag2C2O4 CO3 टिल इक्विलिब्रियम। इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं अपन K2C2O4 Ag2CO3 की। तो इनकी रिएक्शन से क्या होगा, रिएक्शन इजीली इमेजिन की जा सकती है। आयंस का एक्सचेंज है, कार्बोनेट आयन चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ। तो रिएक्शन मैंने लिखी Ag2C2O4, रिएक्शन इमेजिन की जा सकती है। आगे पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ K2CO3, कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CO3। तो जिसका KSP पूछ रहा है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो Ag2CO3 के नीचे मैंने क्या लगा दिया, सॉलिड, बाकी दोनों के नीचे क्या लगा दिया, एक्वस सॉल्युबल सॉल्ट है, और इसके नीचे क्या लगा दिया हमने, सॉलिड।
अब आगे कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले तो हमें बोलते हैं KSP हमें दिया हुआ है ऑफ Ag2C2O4 इज इक्वल टू 1.3 10 to the power -12। ठीक, आगे हमें दिया हुआ है कि K2C2O4 T इज इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में हमने लिया है मोल 0.15 मोल और वॉल्यूम है 500 ml। अब इसको हम मिला रहे हैं किसके साथ? इट इज मिक्स्ड विद शेकन विद Ag2CO3। तो इसकी रिएक्शन लिखूं मैं K2C2O4 प्लस Ag2CO3। आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी और यहां से बन जाएगा Ag2C2O4 प्लस यहां से K2CO3। फिजिकल स्टेट ये एक्वस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये एक्वस, यानी कि ये सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल। स्टार्टिंग करते हैं वैसे ही T इज इक्वल टू 0 पर यहां हमने कितना लिया है 0.15 मोल। मोल निकाल रहा हूं सबसे पहले। इसके बारे में कुछ नहीं दिया, सॉलिड है तो इसको हटा दूं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सिस होना चाहिए वैसे शेकन विद Ag2CO3 T लिखी हुई। इन दोनों के बारे में 0 हो गई। अब इक्विलिब्रियम पर अगर मैं 0.15 में से y मोल खत्म करा दूं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड है ये। यहां से ये K2CO3 कितना बन जाएगा? K2CO3 बन जाएगा y से y मोल बन जाएगा जो पानी में घुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसलिए मैंने इनके नीचे कुछ नहीं लिखा। क्योंकि पीपीटी है तो हम ये मान सकते हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई पीपीटी पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के ऊपर तो क्या ऐसा होगा कि सॉल्यूशन में 0% होगा वो? बोलो। अगर मैं AgCl को प्रेसिपिटेट करवा दूं, मान लो अभी पिछला क्वेश्चन किया था Ag प्लस और Cl माइनस मिलाए थे हमने, क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे Ag प्लस और Cl माइनस 0 हो जाए? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ना सारी। इक्विलिब्रियम का पहला प्रिंसिपल ये है कि रिएक्शन में कभी भी अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कोई भी चीज 0 नहीं हो सकती। समझिए बात? तो चाहे ये प्रेसिपिटेट है, ऊपर चला गया सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन इसका थोड़ा बहुत अमाउंट तो पानी में वापस घुलेगा। किसकी फॉर्म में? Ag प्लस और ऑक्जेलेट की फॉर्म। ठीक, तो मैं यहां से लिख रहा हूं कि अगर ये टूटा तो इसकी वजह से K प्लस और क्या मिलेगा? C2O4 -2 कितना मिलेगा? 0. अच्छा, K2CO3 मुझे कितना दे दिया? इट इज इक्वल टू 0.2 मोल। ठीक, अगर ये 0.2 मोल है तो पहले मैं वैल्यू लिख दूं इनकी। यहां से ये कितना हो गया? 0.13 मोल। सही है। अब इसके दो पार्ट करूंगा, इससे मुझे K प्लस मिलने वाला है, साथ में C2O4 -2 मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला जो सॉल्ट है इससे मुझे Ag प्लस मिलेगा, साथ में C2O4 -2 भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों नेग्लिजिबल मानूंगा मैं। सॉरी, कार्बोनेट है। इन दोनों को मैं क्या मानूंगा? नेग्लिजिबल मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का पहला प्रिंसिपल क्या है कि जब वो पानी में घुलेगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट में आयंस देगा, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। तो इससे ये दोनों आयन मिलेंगे, पर इनको क्या मान रहा हूं मैं? नेग्लिजिबल। अब इधर आ जाते हैं, ये भी थोड़ा बहुत अमाउंट पानी में घुलेगा, इससे मुझे Ag प्लस मिलेगा, साथ में C2O4 -2 मिलेगा, लेकिन इससे मिलने वाले दोनों में क्या मानूं? नेग्लिजिबल। अब ये घुल जाएगा अगर, तो इससे मुझे मिलेगा K प्लस और कार्बोनेट आयन CO3 में। CO3 -2 कितना मिला? 0.2 मोल। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं कि ये मुझे 0.13 मिला था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2O4 -2 बराबर 0.13 अपॉन 1/2। 1/2 क्यों किया है? क्योंकि वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं सॉल्यूशन का? ½ लीटर। तो अभी तो मैंने मोल्स निकाले हैं, मोल्स को मुझे किसमें चेंज करना है? कॉन्सेंट्रेशन। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसके कॉन्सेंट्रेशन इसकी कार्बोनेट की 0.2 अपॉन यहां पे ½
0.02, हाँ 0.02, यहाँ से ये डेटा 0.02 मोल है, तो ये 16 के जो है 0.02 मोल है, और 0.02 यहाँ से माइनस किया 0.13, सही है। तो ये हो गया अपने पास 0.02 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये तो हो गया 0.04, और ये चीज कितनी हो गई 0.26, ठीक। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास दो इंसोल्यूबल सॉल्ट है। सबसे पहला इंसोल्यूबल सॉल्ट है Ag2CO3, जिसका केएसपी क्या होगा Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CO3 माइनस 2, और मुझसे ये चीज पूछी, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। और दूसरा इंसोल्यूबल सॉल्ट है मेरे पास Ag2C2O4, और इसके लिए केएसपी मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.3 10 की पावर माइनस 12, ये होगा Ag प्लस का होल स्क्वायर और C2O4 माइनस 2। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों इक्वेशन में जो Ag प्लस आ रहा है क्या अलग अलग होगा या एक ही होगा? एक ही होगा ना, कि सॉल्यूशन में तो एक ही है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो ये आ जाएगा KSP अपॉन 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये कैंसिल आउट हुआ, ऊपर आ जाएगा कार्बोनेट आयन और नीचे आ जाएगा ऑक्सलेट आयन। अब मुझे इनकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखूं मैं? कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.04 और ऑक्सलेट की आ गई 0.26। कर लेंगे सॉल्व, ये निकालना। अब एक बार इस सॉल्यूशन को अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। केएसपी इसका पूछा है और केएसपी इसका दिया है, तो एक्सप्रेशन लिखकर जब मैं डिवाइड करूंगा तो Ag प्लस तो कट जाएगा। मुझे दो आयनों की जरूरत है इक्विलिब्रियम पर, कार्बोनेट और ऑक्सलेट। अब इधर आ जाते हैं वापस। जब इनकी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम पे ये हमने लिख दिया, ये 0.15 मोल, बाकी सब जीरो मान लिए इधर प्रोडक्ट में, ये एक्सिस में मान लिया। 0.15 में से y खत्म करवाया, ठीक है, y खत्म कराया तो कितना बचा 0.13, ठीक। अच्छा, ये 0.13 कैसे आया? क्योंकि K2CO3y बना जो क्वेश्चन में दे दिया इक्विलिब्रियम पर 0.2, ठीक। अब अपने पास जो है ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स आ गए 0.13, तो कॉन्सेंट्रेशन डाइट मैंने निकाल दी, ठीक है, और कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन में डाइट यहां से निकाल दी। अब सवाल ये है कि पूरे सॉल्यूशन में जो ऑक्सलेट आयन आ रहा है वो दो जगह से आ रहा है। कौन कौन सी जगह से? एक तो यहां से और एक यहां से। लेकिन मैं इससे मिलने वाले ऑक्सलेट आयन को नेग्लिजिबल मान लूं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट कौन सा है? इनसॉल्युबल। आप ये सोचो कि अगर ये 0.02 मोल बना होगा तो ये भी तो 0.02 मोल बना होगा, लेकिन ये 0.02 मोल सॉल्यूशन के अंदर नहीं पड़ा हुआ है, ये सॉल्यूशन से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा 100% बाहर आ जाएगा। अगर आप AgCl को बाहर प्रेसिपिटेट करा रहे हो तो 100% थोड़े बाहर आ जाएगा, उसका कुछ पार्ट, या ऐसे समझो कि बाहर आ गया पूरा, लेकिन उस बाहर आने के बाद उसका थोड़ा सा पार्ट पानी में वापस घुल जाएगा। समझे बात को? मैं इसको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि Ag प्लस 1 मोल है और Cl माइनस 1 मोल है सॉल्यूशन में, दोनों का Q KSP से बड़ा है, तो AgCl ऊपर कितना आ जाएगा? 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल आने के बाद उसका 10 की पावर माइनस 5 मोल वापिस पानी में घुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर पहुंचा 1 मोल और वापिस घुला 10 की पावर माइनस 5 मोल। तो हम क्या मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऊपर ही रहना है, तो बोलो, तो उसको हम कंप्लीट प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में तो ये होगा कि मतलब ये यहां से उतना ही ऊपर जाएगा जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहे। भाई आप ये सोचो कि दोनों का प्रोडक्ट Q ग्रेटर देन KSP है, तो रिएक्शन किधर चल रही है? बैकवर्ड। अब बैकवर्ड कब तक चलेगी? जब तक कि Q बराबर KSP ना हो जाए। तो बचेंगे ना सॉल्यूशन में Ag प्लस Cl माइनस। और अगर आप वहां से नहीं समझ रहे हो तो ये समझो कि ऊपर चले गए और उसके बाद वापस कुछ अमाउंट डिसोल्व हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 0.02 मोल के साथ ये 0.02 मोल बना होगा, पर इसका कुछ पार्ट वापस घुला, लेकिन घुला हुआ अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल मान। तो
तो ये हट गया। तो कार्बोनेट ऑक्जेलेट आयन सिर्फ किसकी वजह से मालूम है? K2C2O4। और कितना लिखा मैंने? ये वाला कॉन्सेंट्रेशन। अब सवाल आया, यहां पे आयन आ रहा है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मेजर मुझे कहां से मिल रहा है? एक तो यहां से, एक यहां से, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो इसके कार्बोनेट आयन को अपन ने क्या मान लिया? और सिर्फ इससे माना तो 0.04 रख के नोट कर लो फटाफट। सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। इसमें आपको एग्जाम्पल से याद करने पड़ेंगे। जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। AlOH(3), SnOH(2), CrOH(2), ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। और इनसॉल्युबल होने के साथ साथ ये क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। अब ये वाला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बच्चे से गलती होने के चांसेस है। कैसे? वो देखो, ये केस है ZnOH2। ZnOH2 एम्फोटेरिक इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, यानी हम इसके लिए KSP की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कम अमाउंट में घुलता है, ठीक है। और एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। कैसे? कि ZnOH2 में मैं HCl डाल दूं तो ये बना देगा ZnCl2 + 2 वाटर। मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ZnOH2 + H+, ट्वाइस से Zn+2 + 2 वाटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये इक्विलिब्रियम पे लिखा जाएगा एक्चुअली। अब मैं पहला केस ले रहा हूं इसमें, फर्स्ट केस, इफ एसिड इज एडेड। अब एसिड आपने HCl ऐड कर दिया या फिर H+ ऐड कर दिया। अब आप ये देखो कि ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में HCl या H+ किस साइड आ रहा है? HCl और H+ किस साइड आ रहा है? रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड पे कोई चीज आप मिलाओगे तो रिएक्शन किधर जानी है? फॉरवर्ड। और मैं क्या लिख सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सही है बात, अगर एसिड ऐड किया तो। अब सेकंड केस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन बोल दूं विद एसिड। सेकंड केस इसका इंपॉर्टेंट है, यहां गलती हो सकती है विद बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं इसकी, तो ZnOH2 + 2NaOH ये यहां से बनाता है Na2ZnO2 + 2H2। इक्विलिब्रियम वाला साइन लगाएं दोनों तरफ। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ZnOH2 + 2OH- gives ZnOH4 - 2। अब क्वेश्चन ये है कि इफ बेस NaOH is added, बताइए रिएक्शन किधर जाएगी? NaOH is added, या फिर मैं इसकी जगह बोल दूं OH-, फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक। यानी मैं इसका कंक्लूजन ये बोलूं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन बोथ एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। अब सवाल ये है कि गलती कहां हो सकती है? जैसे अगर मान लो मैं क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरेटिकली ये पूछूं कि इफ OH- इज एडेड इन ZnOH2, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। अब बच्चा क्या सोचेगा कि ZnOH2 टूट के क्या दे रहा है? गलती कहां हो सकती है वो समझना, ये टूट के Zn+2 और OH- देता है। अब मैंने क्वेश्चन में लिखा कि इफ OH- इज एडेड, तो बच्चा ये सोचेगा कॉमन आयन इफेक्ट होगा।
और OH माइनस इज एडेड, रिएक्शन बैकवर्ड चला के सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये आंसर करेगा। ठीक है ना। तो गलती क्यों हो गई, क्योंकि अगर ये वाला बेस है तो ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक। तो अगर आप OH माइनस डालोगे तो ये OH माइनस दे नहीं रहा है, ये OH माइनस को लेकर कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है। तो अगर ये चीज में बढ़ा दूंगा OH माइनस तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में घुलने लग जाएगा। इट रिएक्ट्स विद OH माइनस टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये बढ़ाता जाऊं रिएक्टेंट तो रिएक्शन तो इधर जाने वाली है ना। बात समझिए, गलती कहां हो सकती है कि बच्चा इसको कॉमन आयन इफेक्ट करके बैकवर्ड करे। तो हम पहचानेंगे कैसे, अगर हाइड्रोक्साइड दे दिया और OH माइनस ऐड करवा दिया तो ये एग्जाम्पल अगर आगे तो हमको एम्फोटेरिक के हिसाब से ट्रीट करना है। अदरवाइज अगर अदर देन दिस एग्जाम्पल आ गया कोई और उसमें OH माइनस डाल दिया, अगर हम कंफर्म है कि ये OH माइनस रिएक्ट नहीं करता है तो फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट लगा के उसको बैकवर्ड चलाएंगे और सॉल्युबिलिटी कम कर देंगे। लेकिन हमें श्योर हो गया कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है और ये रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, तो फिर OH माइनस का रिएक्ट करेगा तो इसे बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गलती हो सकती है इस वाले पॉइंट में। सेम ऐसा ही एग्जांपल अपने पास है AlOH3। AlOH3 भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो AlOH3 में मैं एसिड डालूं तो ये क्या बना देगा, Al+3 प्लस H2 3। या फिर मैं AlOH3 में, अब यहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा, AlOH3 में 3 OH माइनस आयन डाल दूं तो ये बनाता है AlOH होल 4 माइनस। अब यहीं से देखो आप, ये दोनों से रिएक्ट कर रहा है H प्लस OH माइनस से। अगर मैं H प्लस बढ़ा दूं या OH माइनस बढ़ा दूं तो दोनों ही केस में रिएक्शन इधर जाएगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बात समझ आ गई। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी चाहे मैं एसिड डालूं या बेस डालूं दोनों में ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों से ही रिएक्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्ट नहीं करता इससे तब तो OH माइनस मिलाने पर कॉमन आयन इफेक्ट बता देते है ना। तो ये स्पेशल केस है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कि याद करना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से होते हैं। अगर याद है तब तो फिर आसानी से हम दे सकते हैं।